राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इसके कुछ रिजल्ट्स को बताएंगे, जिसमें कि हम सीखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन का होना हम कैसे चेक करते हैं, और इसके बाद हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड। और मैंने इन क्वेश्चंस को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स को डिस्कस किया है इस वीडियो में, जिसकी वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को सीख लेंगे करना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिसकी हेल्प से आप और किसी भी क्वेश्चन को अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। और इससे पहले बता दें कि ये चैनल मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में आपकी हेल्प करने के लिए है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनसे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनालिटिक फंक्शन पहले हम देखते हैं कि किस तरह से डिफाइन है, क्या होता है एनालिटिक फंक्शन। तो इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक, एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट। तो ये जो एनालिटिक है फंक्शन एफ जेड कब होगा, किसी पॉइंट पे, इफ़ इट हैज़ अ डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे देखते हैं, यानी कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे होता है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि नॉट डिफरेंशिएबल कैसे दिखाते हैं, है ना। तो अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे एक तो यहाँ पे डेफिनेशन में बहुत ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि डेरिवेटिव वर्ड आ रहा है। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चंस में दिखाएंगे कि कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो आपको दिखाना होगा कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। वर्ड्स में तो आपके सामने लिखी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देती हूँ। देखिए, मान लीजिए एक हमने पॉइंट लिया जेड नॉट, जेड इक्वल टू जेड नॉट, ठीक। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि फंक्शन एनालिटिक होगा कब, जब इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो और इसके अराउंड एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए, है ना, जिसके कि हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल है तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया एट जेड नॉट। लेकिन जेड नॉट के साथ साथ इसके किसी एक नेबरहुड के हर पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल है, तो हम उस फंक्शन को कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। ओके, तो एनालिटिसिटी के लिए जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल होना और इसके नेबरहुड के सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। तो वही इस डेफिनेशन में कहा गया है कि इफ़ इट हैज़ अ डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। तो जेड नॉट के नेबरहुड में जेड नॉट तो रहेगा और इसके और भी पॉइंट्स होंगे, तो उसके हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल हो, यानी कि इट हैज़ अ डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, ठीक। अब ये तो हमने बात कही किसी पॉइंट पे एनालिटिक होने की, लेकिन हम किसी डोमेन में कब कहते हैं एनालिटिक। पहले तो डोमेन का मतलब समझ लें। देखो, डोमेन का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे कि आप रियल नंबर में फंक्शन पढ़ते थे, है ना। तो फंक्शन जब आप रियल नंबर में पढ़ते थे तो आप डोमेन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मैपिंग ली, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया 1 2 3 4, ये मैप हो रहा है, मान लो 1 अपने डबल पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 3 6 पे जा रहा है, 4 8 पे जा रहा है ना। तो मैं कहूँगी ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, मैपिंग हो रही है ना। तो ये डोमेन हो गया आपका, जिसमें क्या है 1 2 3 4 नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे डोमेन कुछ अलग होगा। यहाँ पे डोमेन इस तरह से नहीं हो सकता कि कुछ नंबर्स उसमें आ जाएं। यहाँ पे डोमेन का मतलब होता है ओपन और कनेक्टेड होना चाहिए वो सेट, कनेक्टेड सेट, ये ध्यान रखना। ओपन कनेक्टेड सेट मतलब कुछ एक इस तरह की कोई बॉल हो गई ओपन, मतलब जिसमें बाउंड्री नहीं है ना। इस तरह के कुछ ओपन सेट्स होते हैं, मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, बस आपको यहाँ पता होना चाहिए डोमेन का मतलब होगा ओपन कनेक्टेड सेट। ओके, लाइक दिस बॉल, मान लीजिए ओपन है ये, इसमें बाउंड्री नहीं है, क्योंकि बाउंड्री अगर मैं ले लूँगी तो वो क्लोज हो जाएगा। तो वो ये जो अंदर के सारे पॉइंट ले लें तो ये एक तरह से ओपन सेट हो गया। और कनेक्टेड तो है ही, कनेक्टेड मतलब कोई भी 2 पॉइंट अगर हम ले लें तो उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं उसके अंदर ही अंदर, उनके अंदर एक पाथ मिल जाएगा, ठीक है। तो
इस तरह का सेट जो होता है वो ओपन कनेक्टेड सेट होता है। अब मैंने गोल ले लिया है, हो सकता है शेप अलग हो जाए बस, है ना, शेप अलग हो सकती है, कुछ इस तरह की शेप हो सकती है। तो ये भी ओपन कनेक्टेड सेट है, कनेक्टेड है क्योंकि किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा जो इसके अंदर ही लाई करेगा, ठीक है, और ओपन भी है। तो डोमेन का मतलब ये ओपन कनेक्टेड सेट, इस तरह से डिस्क्रीट नहीं हो सकता यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये आइडिया आपको होना चाहिए अगर आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने क्या कहा कि ये एनालिटिक किसी डोमेन में कब होगा, इफ़ इट इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन। मतलब किसी डोमेन में एनालिटिक होने का मतलब क्या है कि इसके हर पॉइंट पे एनालिटिक हो। एक पॉइंट पे एनालिटिक होने का मतलब क्या था कि उस पर डिफरेंशिएबल हो और उसके नेबरहुड के पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबल हो। एनालिटिक होने का मतलब है कि हर पॉइंट पर एनालिटिक हो, यानी कि हर पॉइंट उसके हर पॉइंट में डिफरेंशिएबल होगा और उस हर पॉइंट के लिए एक नेबरहुड मिलेगा जिसमें कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, लेकिन आप जब क्वेश्चंस वगैरह में यूज़ करते हैं तो ये डेफिनेशन भी आपके लिए सफिशिएंट है कि आप किसी पॉइंट पे एनालिटिक कैसे चेक करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब एनालिटिक फंक्शंस के हम इस तरह से भी बोलते हैं कि ये रेगुलर फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन, मतलब ये इसके और नाम है या सिनोनिम्स है। तो कहीं आपको होलोमॉर्फिक फंक्शन अगर वर्ड मिले तो इसका मतलब एनालिटिक फंक्शन की ही बात हो रही है, या रेगुलर फंक्शन मिले इसका मतलब ये एनालिटिक फंक्शन होता है। इसके बाद आते हैं एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन को अभी हम इसमें डिटेल में कहीं यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके डेफिनेशन बता दिए क्योंकि एनालिटिक से ही रिलेटेड है। तो एनालिटिक एंटायर कब कहते हैं किसी फंक्शन को, जब वो एनालिटिक हो किसमें, एट एवरी पॉइंट ऑफ द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन जो हमारा होता है अगर इसके हर पॉइंट पे एनालिटिक है तो वो कहलाता है एंटायर फंक्शन। ओके, इसके बाद देखिए ये भी एक डेफिनेशन मैंने क्योंकि ये डेफिनेशन सिर्फ कंप्लीटनेस के लिए मैंने बताई है, क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हर जानकारी हमें होनी चाहिए। तो कि सिंगुलर पॉइंट किसे कहते हैं। सिंगुलर पॉइंट हमने यहाँ पे बताया कि फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक एट Z0, मतलब Z0 पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन किस पे एनालिटिक है, इट इज़ एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड Z0। Z0 के नेबरहुड के कुछ पॉइंट्स पे एनालिटिक है लेकिन Z0 पे एनालिटिक नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, मतलब Z0 कोई पॉइंट ले लिया तो इस पे तो एनालिटिक नहीं है, नेबरहुड में पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन पे एनालिटिक है, तो इस Z0 को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। ओके, अब मेन कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। इसका हम यूज़ करते हैं किसी फंक्शन को एनालिटिक दिखाने में, या एनालिटिक ना भी आए उसमें भी एक यूज़ होगा। तो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या कहता है कि अ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, यू इसका रियल पार्ट हो गया, वी इसका इमेजनरी पार्ट हो गया, दिस इज एनालिटिक इन अ रीजन आर इफ़ एंड ओनली इफ़। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या अगर एनालिटिक होगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। क्या, एक तो ये जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे ये कंटिन्यूस हो, क्योंकि u और v हमारे पास हैं, तो u और v दोनों x y के फंक्शन हैं। तो अगर इनके हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल लें, है ना, u का x के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में, फिर ऐसे v का x के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट, तो ये सारे कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंटिन्यूस तो हो, दूसरी कंडीशन ये है कि CR इक्वेशन, जिनको हम बोलते हैं कॉशी रीमान इक्वेशन, पूरा नाम है इसका कॉशी रीमान इक्वेशंस, ये सेटिस्फाइड हो। तो कॉशी रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू होगा डेल वी बाई डेल वाई, और दूसरा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इसमें ध्यान रखना आप एक चीज़ कि यहाँ पे यू का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ वी का वाई के रेस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे यू का वाई के रेस्पेक्ट में है और वी का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सेकंड वाले में माइनस आता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं CR इक्वेशंस। तो एनालिटिक होने के लिए दो कंडीशन चाहिए हमें, एक तो कंटिन्यूटी, दूसरा CR इक्वेशन का सेटिस्फाइड होना। अगर एनालिटिक है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। ठीक, अब मैंने इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब है बोथ वेज, अगर ये है तो ये हो गया और ये दोनों है तो ये भी होगा, यानी कि इधर भी इम्प्लाइज है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम कहेंगे फंक्शन एनालिटिक है, और अगर एनालिटिक है तो मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, उसके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी, होल्ड करेंगी ये। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम एनालिटिक पर रिजल्ट देखते हैं कि एफ जेड इज़ एनालिटिक देन
एफ जेड इज़ डिफरेंशिएबल। अगर एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, क्योंकि आपने देखा था डेफिनेशन में वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करती है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए पॉइंट पे। तो अगर एनालिटिक है किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ओके, ऐसे ही अगर फंक्शन जो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, मान लीजिए डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो क्या होगा, फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं होगा। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि हाँ, सी आर इक्वेशंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या थी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, जो कि ये रही del u बाई del x इक्वल del u बाई del y, फिर del u बाई del y इक्वल टू माइनस del v बाई del x। तो ये आपकी सी आर इक्वेशंस होती हैं। और अगर सी आर इक्वेशंस ये हैं, आपसे कहा जाए एफ डैश जेड निकालो, तो एफ डैश जेड क्या होता है, यू एक्स प्लस आई वी एक्स। इसको हम क्वेश्चंस में आगे भी यूज़ करेंगे। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं, मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी काफ़ी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में ही, कि हम कैसे लिखते हैं जेड को पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो सी आर इक्वेशंस होती हैं, ये भी कुछ क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करती हैं, जिनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में नहीं करते। इस पर बेस्ड भी मैं आगे अभी एग्जांपल डिस्कस करूँगी। तो ये क्या होती हैं, del u बाई del r इक्वल टू 1/r del v बाई del थीटा, और del v बाई del r इक्वल टू माइनस 1/r del u बाई del थीटा। इसमें याद रखना दोनों साइड यहाँ r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इधर 1/r दोनों में है। अब देखो यहाँ u के रेस्पेक्ट में आ गया तो उधर v के रेस्पेक्ट में होगा, v का होगा, यहाँ r के रेस्पेक्ट में हो चुका है तो थीटा के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही यहाँ पे del v बाई del r है, पहले r के रेस्पेक्ट में इधर है तो इधर थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ v आ चुका है तो ये u आएगा। ठीक है, और ये जो कार्टेशियन वाली इक्वेशन, इसमें भी सेकेंड इक्वेशन में माइनस आता था, तो यहाँ पे भी माइनस है। ओके, अब बात आती है कि अगर हम आर और थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम एफ डैश जेड कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, ई की पावर माइनस आई थीटा यू आर प्लस आई वी आर। इसका क्या मतलब है, ई की पावर माइनस आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। और यू आर का मतलब यहाँ पे सिंपल है, यू आर मतलब डेल यू ओवर डेल आर, शॉर्ट में लिख दिया है। और वी आर का मतलब क्या है, डेल वी अपॉन डेल आर। ऐसे पीछे ऊपर वाले में भी बता दूँ, यू एक्स का मतलब क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स, शॉर्ट में ऐसे भी लिख दिया जाता है। और वी एक्स होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब हाँ, एक चीज़ और, आप ये मत सोचना कि ये यू एक्स प्लस आई वी एक्स है तो ऐसे हम दोनों जगह वाई कर लेंगे ना, उसमें रिजल्ट अलग होता है। ठीक है ना, उसमें क्या रिजल्ट होता है बता भी देती हूँ। कॉशी रीमान इक्वेशन से ये यू एक्स किसके बराबर है, वी वाई के, तो वहाँ रिजल्ट बन जाता है एफ डैश जेड इक्वल टू वी वाई, और वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा माइनस यू वाई, तो माइनस और ये आई यू वाई, वहाँ पे ये रिजल्ट होता है। और इसको याद रखना मुश्किल है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो बेटर है आप ये रिजल्ट याद रखें। ठीक है, और इसको वाई से रिप्लेस नहीं करना आपको, एक्स को, आपको सिंपल यही याद रखना है और यही यूज़ करना है। इसी तरह से आप ये आर के रेस्पेक्ट में याद करें, यू आर प्लस आई वी आर, जो कि याद करना बहुत आसान है, और यहाँ होता है ई की पावर माइनस आई थीटा। ओके, आगे चलते हैं। तो ये जो पीछे मैंने रिजल्ट लिखा था उसी को समराइज़ करके यहाँ लिखा हुआ है कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होंगे तो फंक्शन एनालिटिक होगा, या जैसा मैंने यहाँ बताया था आपको प्रीवियस वाले में कि फंक्शन एनालिटिक है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। तो उसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट वे में लिखा हुआ है, क्योंकि हम ये यूज़ करने वाले हैं आगे। अब एक चीज़ और, कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि इस रिजल्ट ने हमसे कहा था ना कि एनालिटिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ ये दोनों सेटिस्फाइड हो। तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ये एनालिटिक नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है, हम सी आर इक्वेशंस को देख लेते हैं, ये सेटिस्फाइड अगर नहीं होती हैं तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो यही रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ताकि ये शॉर्ट में पॉइंट्स बना के रिजल्ट लिखे हुए हैं, ताकि आपको आगे क्वेश्चंस करने में आसानी रहे, आपके सामने रिजल्ट्स एक जगह सारे हों। ठीक है, अब हम यहाँ से क्वेश्चंस करते हैं, और मैंने क्वेश्चंस को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया है, और हर टाइप में अलग अलग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो जिससे आपको हेल्प मिल सके और अच्छे से आपको समझ में आ सके टॉपिक। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ लिखा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ C1 एंड C2 such that the function f z this is analytic, also find f dash z। इसने कहा है कि फंक्शन कैसा हो, एनालिटिक हो। तो फंक्शन एनालिटिक होगा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी। हमने ऊपर बताया आप था ना कि एनालिटिक होता है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, डेरिवेटिव कंटिन्यूस होते हैं। तो अगर एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, है ना। अब हमारे पास जो फंक्शन दिया है, इसमें ये जो पार्ट है रियल पार्ट वो u हो गया, और जो i के साथ है वो क्या हो गया, v। तो हमने लिख दिया कि u इतना आ गया और v इतना आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जब
ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, u और v है, तो हम क्या करेंगे, u और v के डेरिवेटिव्स निकाल लें, यानी कि ये चारों टर्म्स हम फाइंड कर लें। अब देखिए हमने u और v के को डिफरेंशिएट किया और हमने फाइंड किया 2x माइनस 2y आया डेल u बाई डेल एक्स, ऐसे डेल u बाई डेल y निकाला, फिर डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल y, हमने चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए u और v के। अब इसके बाद हमने देखा कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारी होती है डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल v बाई डेल y, तो यानी कि ये और ये, तो ये तो ऑलरेडी बराबर है और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आप दूसरी वाली इक्वेशंस को लेंगे जो कि है डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स। इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हमने इनको पुट किया, दोनों साइड रखा और 2 कॉमन लेके हमने 2 को कैंसिल कर दिया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई क्या मिलेगा हमें, देखो हमने इधर c1 पहले y की टर्म लिखी तो मैंने y के कोफिशिएंट्स लिख लिए, तो y का कोफिशिएंट इधर c1 और इधर कितना है -1, तो c1 हो गया -1। फिर x के कोफिशिएंट देखें, यहाँ पे है -1 और यहाँ है -c2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, c2 आ गया 1, तो इस तरह से दोनों कोफिशिएंट्स आपको मिल गए। अब इसके बाद हम c1 c2 की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे, तो आपको f(z) ये मिल गया। ओके, अब इसने हमसे पूछा है कि आप f(z) निकालो, तो f(z) मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, f(z) क्या होता है, ux प्लस आई वी एक्स, ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लिया ux प्लस आई वी एक्स, मतलब ux मतलब डेल u बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल एक्स, वी एक्स मतलब, तो ये दोनों हैं हमारे पास, ऊपर हमने लिखे थे, या यहाँ से भी हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो आपको ये वैल्यूज़ मिल गई। तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको z के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाए तो आपको आगे थोड़ा सा ये सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो बस इसमें क्या करना है, हमें एक तरह से z के टर्म में लाना है, और z क्या होता है मेरा x प्लस आई वाई, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसको और इस टर्म को साथ में रखा, और इसकी सेकेंड वाली जो टर्म है ये और ये थर्ड टर्म, इनको हमने साथ में रखा है, और सिंपल कैलकुलेशन करके सिंप्लीफिकेशन करके हमने इसको इस तरह फॉर्म में लेके आ गए हैं। आप इसे करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है, आ जाएगा आपको। ओके, अब मैं आगे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड p सच दैट द फंक्शन f(z) एक्सप्रेस्ड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एज f(z) इक्वल टू दिस इज एनालिटिक। अब फंक्शन आपको r एंड थीटा के टर्म्स में दे रखा है, तो ये तो ऑब्वियस है कि हमें इसे एनालिटिक दिखाना है, तो CR इक्वेशंस दिखानी होंगी। दो कंडीशन थी एनालिटिक की, एक तो CR इक्वेशंस और डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी। तो अब CR इक्वेशंस हम लेंगे वो वाली जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशंस क्या थी, ये जो मैंने आपको बताई थी, तो इसमें हम r और थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। तो देखिए हमने ये u लिख लिया, पहले ये पार्ट u हो गया और ये वाला पार्ट v हो गया, तो u और v लिख के इनके डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए। ओके, अब फंक्शन क्योंकि एनालिटिक होना चाहिए तो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा, यहाँ पे भी लिखी हुई है इक्वेशंस। अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि डेल u बाई डेल r की वैल्यू ये आ गई, हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया इक्वल टू 1/r, डेल v बाई डेल थीटा की वैल्यू को पुट किया, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो गया, ये इधर चला जाएगा, एक्चुअल में ये क्या हो, एक r तो ये कैंसिल हो गया, इस r से ये वाला r कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2, और यहाँ है p, यहाँ है cos 2 थीटा और cos p थीटा, कंपेयर कर ले। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट इसका कंपेयर करेंगे एंगल, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है, तो यहाँ से ही आ गया p इक्वल टू 2, या इसका कोफिशिएंट देख ले तो यहाँ पे p और इधर 2, तो p इक्वल टू सिंपल 2 आ गया, ठीक है, कंपेयर करने पे तो हमें पता चल गया कोफिशिएंट p की वैल्यू जो है 2 है। ओके, तो ये बहुत ही आसान था, इसमें सिर्फ इसने p ही पूछा था, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए, तो ये तो हमने बताया मैंने आपको टाइप 1। अब टाइप 2 के मैंने क्वेश्चंस कुछ लिए हैं। टाइप 2 के किस तरह के हैं, देखो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें कहा जा रहा है शो दैट द फंक्शन इज होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक, एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो वही करेंगे जो हमने अभी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताई थी कि एनालिटिक होने के लिए कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो और पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हो। तो कॉशी-रीमान इक्वेशंस के लिए पहले u और v पता होना चाहिए, तो फंक्शन ये दिया था हमें, हमने क्या किया, इसके में से रियल पार्ट लिख लिया e की पावर x cos y u लिख लिया, बाकी इमेजिनरी पार्ट था e की पावर x इंटू साइन y, तो वो क्या हो गया v हो गया। इनके डेरिवेटिव्स निकाल लिए और हमने देखा कि डेल u बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल वाई ये दोनों आपस में बराबर हैं, और डेल u बाई डेल वाई, डेल u बाई डेल वाई किसके बराबर होता है, माइनस डेल v बाई डेल एक्स से होना चाहिए, तो वो भी बराबर है ना, क्योंकि इसका साइन अपोजिट है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो हमें पता चला कि CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है, और ऑल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे हैं, कंटिन्यूस है। क्यों, जितने भी हमने डेरिवेटिव्स निकाले ये कैसे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
और क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन वाई कॉस वाई, ठीक है, और यह उनका प्रोडक्ट है। तो ये जो फंक्शन होता है ये हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। तो जब भी ऐसे फंक्शंस आपको दिख जाएं तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस होते हैं, ओके। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, कॉस वाई साइन वाई तो वेव फॉर्म बनती है, वो तो होता ही है, तो प्रोडक्ट भी इनका कंटिन्यूस आता है। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि ये डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हैं, मतलब ये टर्म्स जो है कंटिन्यूस हैं। और फिर एफ जेड क्या मिल जाएगा हमें, एनालिटिक या होलोमॉर्फिक, क्योंकि होलोमॉर्फिक वर्ड इसके क्वेश्चन में था तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ होलोमॉर्फिक की बात हुई है ना, हम लिख सकते हैं एफ जेड इज होलोमॉर्फिक, ओके। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन, इसने आगे हमसे कहा था इसका डेरिवेटिव भी निकालो। तो डेरिवेटिव निकालने का मतलब हमें एफ डैश जेड भी निकालना है। तो एफ डैश जेड क्या आता है, यू एक्स प्लस आई वी एक्स। तो यू एक्स और वी एक्स की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर एक्स कॉमन ले लें, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ठीक है। अब ये जब हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x, और ये हो जाएगा e की पावर आई वाई, यानी कि e की पावर x प्लस आई वाई, और ये बन गया e की पावर z, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहें कि एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ z, तो यू शुड नो, तो इसीलिए हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया और हमें मिल गया e की पावर z, ओके। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है शो दैट साइन एच जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड इज़ एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, और इसमें साइन एच जेड का ये क्वेश्चन है, तो इस तरीके से कॉस एच जेड का पूछा जा सकता है, कॉस हाइपरबोलिक जेड का आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये मैंने नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं, आप अपने पास भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा कि हम किसी हाइपरबोलिक फंक्शन को आई के टर्म्स में लिख पाएंगे, ठीक है। अब आई के टर्म्स में क्यों लिखेंगे, इसका क्या रीज़न है मैं भी आपको आगे बताऊंगी, पर ये आपको पता होनी चाहिए। तो याद करने के लिए देख लो, हाइपरबोलिक वाई में एच रिप्लेस हो जाता है आई से, इसमें एच वाई है साइन वाले में तो माइनस आई और साइन आई वाई हो जाता है, बाकी ये दो इस तरह से हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस का अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, देखिए पहले तो यहाँ लिख लो कॉस हाइपरबोलिक, जैसे वाई लिखा है, अगर मैंने वाई लिखी है एक्स लिखी है, कोई भी हो सकता है वेरिएबल, तो मैंने मान लो वाई ही लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो ये क्या बन जा होता है, e की पावर वाई प्लस e की पावर माइनस वाई अपॉन 2, ठीक। ऐसे अगर साइन हाइपरबोलिक वाई की बात करें तो उसका मतलब है e की पावर वाई माइनस e की पावर माइनस वाई अपॉन 2, कॉस में प्लस आता है, साइन वाले में माइनस आता है। ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस वाई को कैसे लिखते हैं हम ई की एक्सपोनेंशियल के टर्म में, तो ये होता है ई की पावर आई वाई प्लस ई की पावर माइनस आई वाई अपॉन 2। फिर अगर हमें साइन वाई को लिखना है तो ये हो जाएगा ई की पावर आई वाई माइनस ई की पावर माइनस आई वाई अपॉन 2 आई, ओके। ये अगर आपको पता है तो इसकी हेल्प से आप इन चारों को डिराइव कर सकते हैं। हो सकता है आप एग्जाम में आपको ये याद ना रहे, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस में क्या था, साइन में क्या था, कॉस में क्या था। अगर ये याद है तो आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो मुझे याद नहीं आ रहा कि कॉस एच वाई क्या होता है या कॉस आई वाई क्या होता है ना, ये किसके बराबर है, लेकिन आपको ये अगर याद है तो कैसे करेंगे, देखो कॉस, अगर मान लो मुझे ये चेक करना है कॉस आई वाई को, तो कॉस आई वाई को हम कैसे निकालेंगे, तो मुझे इसके लिए कॉस वाई पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में वाई की जगह आई वाई पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, कॉस आई सॉरी ई की पावर आई, वाई की जगह आई वाई रख दो, प्लस ई की पावर माइनस आई और वाई की जगह रख दिया आई वाई अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर होता है -1, तो ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर आई स्क्वायर -1 और माइनस प्लस, तो ई की पावर वाई अपॉन 2, ये आ गया। और ये किसका फॉर्मूला है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉस एच वाई, तो हमें पता चल गया कॉस आई वाई किसके बराबर है, कॉस एच वाई के। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये याद है तो ये निकालना आसान है, निकाल सकते हैं, और इसको याद करना भी आसान है। कॉस का याद हो जाएगा तो साइन में बस माइनस चेंज हो जाएगा। ऐसे ही ये तो हाइपरबोलिक में हो गया, और जिसमें एच नहीं होता उसमें का मतलब है यहाँ पे सब में तो आई आता है और साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और इसमें एक्स्ट्रा नीचे आई आता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पे, जैसे आपको ये तो पता है कि डी बाई डी वाई अगर मान लो कॉस वाई डिफ्रेंसिएशन करना हो तो क्या होता है, माइनस का साइन वाई, ये माइनस साइन आता है। लेकिन अगर यही हमें डी बाई डी वाई कॉस एच कॉस हाइपरबोलिक वाई निकालना हो तो ये क्या होगा,
है ना। ये जो फंक्शन है कॉस हाइपरबोलिक, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव में माइनस नहीं आता। कैसे, मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। देखो d/dy कॉस हाइपरबोलिक y की वैल्यू ये है ना, इसको पुट कर दो, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई अपॉन 2 होगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो e की पावर y का तो e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई अपॉन 2 ये आ गया। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक y का। तो ये क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक y। तो कॉस हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक y। ये याद रखिएगा, इसमें माइनस नहीं आता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको निकालना है d/dy साइन हाइपरबोलिक y, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक y, क्योंकि जब आप साइन वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का ही e की पावर माइनस वाई ये वाली टर्म आ जाएगी, और ये टर्म ऑलरेडी होगी तो अपॉन 2 होगा। तो सीधे साइन हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक y होता है। और यहाँ पे हमने नया सीखा कि कॉस हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक y होता है, इसमें माइनस नहीं आता। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिक्स बताना इम्पॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि इसी की हेल्प से आप कर पाओगे कि साइन हाइपरबोलिक z एनालिटिक है, इसको शो कर पाओगे। इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक z हो या साइन z कॉस z हो, उसके एनालिटिक में भी आपके ये फॉर्मूले तो ज़रूर हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, और यही जो नीड है इसकी, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बताया, पहले नहीं बताया था। तो देखिए अब हम इसको करते हैं। तो हमें दिखाना था साइन hz को एनालिटिक, तो पहले हमने fz लिया, क्या है साइन hz। अब जब हमें एनालिटिक दिखाना है तो CR इक्वेशंस चेक करनी होंगी। CR इक्वेशंस के लिए U और V चाहिए, तो U और V क्या होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसमें तो हमें नहीं पता चल रहा है ना ये रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो उसको ब्रेक करना होगा। तो हमने क्या लिखा, साइन hz का फॉर्मूला लिख लिया। देखो ये जो था ना साइन hy इसके बराबर था, तो यहाँ y था, मैंने y की जगह z कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, माइनस आई साइन आई जेड। ओके, आई को आई रहने दिया, z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, हमने रख दिया, i का मल्टीप्लाई कर दिया आई एक्स, और ये हो गया आई² -1 तो माइनस वाई। ओके, अब हम इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद इस माइनस आई का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस आई आ गया, ये वाली टर्म एज इट इज़, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ माइनस आई का 1 में, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस आई कॉस आई एक्स साइन वाई। ओके, अभी भी हमें रियल इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं हो पाए, तो क्या करें, क्योंकि आई अंदर भी जा रहा है ना, हमें लाना है u प्लस आई वी फॉर्म में। मतलब u प्लस आई वी फॉर्म का क्या मतलब है, इसमें कोई आई कहीं नहीं होगा, v में भी कहीं आई नहीं होगा, बस इधर होगा आई, लेकिन यहाँ पे भी आई अंदर भी है ना। तो अभी हम इसे क्या करें, हम इसको ये वाले फिर से फॉर्मूला यूज़ करें, तो हमें पता था माइनस आई साइन वाई, साइन आई वाई क्या होता है, साइन एच वाई। तो इसी तरीके से ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो इस तरह का बन गया, तो ये साइन हाइपरबोलिक वाई था, तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। ओके, फिर कॉस वाई एज इट इज़ आ गया, आई एज इट इज़ आ गया, कॉस आई एक्स, तो जैसे यहाँ कॉस आई वाई कॉस हाइपरबोलिक वाई था, तो इसी तरीके से ये बन गया हमारा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन वाई ऐसे ही आ गया। अब देखो इसमें कहीं आई नहीं है, इसमें कहीं आई नहीं है, यहाँ आई है, तो ये हो गया u और ये हो गया v, जिसको हमने अलग से लिख लिया। ओके, आपको हो सकता है थोड़ा ये लेंथी लग रहा हो, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप जब खुद पहले इसको करके देखना, फिर कॉस एच जेड के लिए करना, तो आई एम श्योर दैट कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, है ना, और आसान लगेगा। तो u और v हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, CR इक्वेशंस की जो टर्म्स है उसको फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला। और एक चीज़ और बताऊँ आपके आसानी के लिए, कि जब ये डेरिवेटिव निकालो ना, तो पहले क्या करो, u का निकालो x के रेस्पेक्ट में, डेल u बाय डेल x। ठीक है, अब क्योंकि पहली इक्वेशन में डेल u बाय डेल x और दूसरा होता है डेल v बाय डेल y, तो उसके साथ ही साथ v का निकालो y के रेस्पेक्ट में, u का x के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट में। सेम दिख गया, तो साथ साथ हम लिख दें कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, कहानी खत्म। फिर u का y के रेस्पेक्ट में कर लो और v का x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो इनका हमें क्या दिखाना होता है, हमें ये दिखाना होता है, यानी कि इसका जो ये जो है और ये इसका माइनस टाइम्स इस बराबर है, तो दोनों बराबर हो, बस साइन अपोजिट होना चाहिए। तो वो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये इनका साइन अपोजिट है, यानी कि जब इसमें माइनस लगा देंगे तो बराबर हो जाएंगे, तो ये इक्वालिटी भी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, बस डिफ्रेंसिएशन ध्यान से करना। इसमें देख चीज़ नोट कर लो, जब हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कॉस साइन एच एक्स का डेरिवेटिव हमने रखा कॉस एच एक्स, जैसे मैंने पीछे बताया आपको। फिर जब हमने इसको v को किया था इधर x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ ध्यान रखना कॉस एच एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या लिखा, साइन एच एक्स, जैसे मैंने आपको बताया था माइनस साइन नहीं आता। ठीक है,
बाकी तो ये सिंपल ही है और डेरिवेटिव्स। तो इस तरह से हमें पता चला कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। और मैंने आपको बताया था कि हाइपरबोलिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूस होते हैं। तो ये भी क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि कॉस वाई साइन वाई तो होंगे ही, और कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक क्या है, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में डिफाइंड थे, जो हमने पीछे अभी देखा। तो इसीलिए ये सब क्या है, कंटिन्यूस हो गए। ठीक है, तो हमने लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v आर कंटिन्यूस, दिस इम्प्लाइज दैट एफ जेड इज एनालिटिक। ओके, अब हमें दिखाना है कि एफ डैश जेड क्या है, वो फाइंड करना है। ओके, तो एफ डैश जेड क्या होता है, फॉर्मूला यू एक्स प्लस आई वी एक्स। तो हमने क्या किया, यू एक्स की वैल्यू रखी प्लस आई और वी एक्स की वैल्यू रख दी। अब इतना भी काम ख़त्म कर सकते हैं हम, लेकिन अगर हमें इसे जेड के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो या तो ऐसे छोड़ें, एक्स करना है तो एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे साइन, मैंने आपको बताया था ना यहाँ डेरिवेटिव कि साइन एच वाई का कॉस एच वाई होता है, तो साइन एच जेड का कॉस एच जेड होगा। आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि डी बाय डी जेड साइन एच जेड, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एच जेड। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते, अगर इस तरह से करना है तो ऐसे भी निकालने का तरीका है। वो क्या है, कॉस एच एक्स को हमने आई के टर्म में लिखा फॉर्मूले से, जो मैंने बताया था। साइन एच एक्स को भी हमने आई के टर्म में लिखा, माइनस आई साइन एक्स, जो फॉर्मूला था हमारा सेकंड वाला। ठीक है, फिर आई माइनस वन और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस वन बन जाएगा यहाँ से, आई स्क्वायर माइनस वन और माइनस प्लस वन, ये आ गया। फिर हमने इसमें कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्म लगा दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये आ गया। फिर माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया कॉस आई एक्स प्लस आई वाई बचेगा, ये हमारा z हो गया, तो कॉस आई जेड हो गया। और कॉस आई जेड क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक z, तो यहाँ से भी कॉस हाइपरबोलिक z आ गया। ठीक है, तो इस तरह से एफ डैश जेड की वैल्यू मिल गई कॉस हाइपरबोलिक z। ओके, अब आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, भले थोड़ा लेंथी लगा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हैं अगर, तो आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिखाना है हमें कि साइन जेड भी एनालिटिक है। तो इसमें वही किया हमने, एनालिटिक के लिए सी आर इक्वेशन चेक करनी होगी पहले, और डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी चाहिए, तो पहले यू और वी चाहिए। तो फिर से वही करेंगे जैसे पिछले वाले में हमने इसको स्प्लिट किया था। तो z की जगह लिखा हमने x प्लस आई वाई। अब यहाँ पे देखो h नहीं है, पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में यहाँ पे h था, तो पहले हमने h से i में आए थे और फिर z को x प्लस आई वाई लिखा था, है ना, क्योंकि हमने साइन h डायरेक्ट नहीं खोला हमने यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो हर केस में ट्रू नहीं होता साइन या कॉस में, तो बेटर है कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलें। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे z को लिख लिया, बट यहाँ h नहीं था, तो डायरेक्ट हम साइन ए प्लस बी वाला रूल लगा सकते हैं। तो वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, स्प्लिट कर लिया। अब हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, यहाँ दोनों में अंदर आई है, तो क्या करें, कॉस आई वाई की वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक वाई, वो लिख ली। और साइन आई वाई क्या हो जाएगा, देखो इस फॉर्मूले से साइन आई वाई अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन एच वाई, और ये नीचे चला जाएगा माइनस आई, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी। ओके, अब हमें नीचे से तो आई हटाना है ना, तो ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो आई स्क्वायर क्या हो गया, माइनस वन और माइनस प्लस वन, तो ये कंबाइन करके वैल्यू हमें मिल गई 1। ओके, अब तो क्या बन गया, साइन एक्स कॉस एच वाई, और ये हो गया आई कॉस एक्स साइन एच वाई, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट u और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट v। ओके, अब हम यहाँ से सिंपली सी आर इक्वेशंस को चेक कर लेंगे। तो ये u और v आ गए। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि पहले आप डेल u बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल वाई को साथ साथ निकालो, दोनों को निकाला, सेम वैल्यू आ गई, सेटिस्फाइड हो गई। फिर दूसरे डेरिवेटिव्स निकाले, ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो गई, आप करके देख लीजिएगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है दोनों, और डेरिवेटिव्स क्योंकि कंटिन्यूस है विद द सेम रीज़न जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, तो इस तरह से हमारे पास फंक्शन एनालिटिक मिल गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं इस पर, जिसमें कि हम थोड़ा सा पोलर फॉर्म यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या है ये, इसमें कहा जा रहा है कि शो दैट एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड इज़ एनालिटिक एवरीवेयर। हमें इसको एनालिटिक दिखाना है। तो एनालिटिक दिखाने के लिए हम क्या करना होगा, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अगर ये नंबरिंग ठीक कर देते हैं। हाँ,
अब देखिए एनालिटिक के लिए देखिए एफ जेड दिया है लॉग जेड। अब जैसे मैंने बताया आपको कि हमें यू और वी चाहिए ना, यू प्लस आई फॉर्म में लिखना है। तो अब क्योंकि अगर मैंने एक्जेड की जगह अगर मैं लिख देती यहाँ पे लॉग जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई, तो लॉग एम प्लस एन का आपके पास कोई रूल नहीं होता। आपके पास लॉग एम इंटू एन का तो रूल है कि log m प्लस log n है, लेकिन इसका आपके पास कोई रूल नहीं होता ना कि log m प्लस n क्या होगा, इसके लिए हमारे पास नहीं है रूल। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पोलर फॉर्म यूज़ करें तो आसान हो जाता है। तो हमने z की जगह लिखा r e की पावर आई थीटा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो हमने लिखा z की जगह r e की पावर आई थीटा। तो हमने log वाली ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी log m इंटू एन, तो ये क्या बन गया log r प्लस log e की पावर आई थीटा। ओके, तो ये log r तो ऐसे ही रहा, आई थीटा इधर आ गया आगे log की प्रॉपर्टी से, तो ये log e बचा, बेस e है, तो ये क्या हो जाता है 1, तो मिल गया आई थीटा। तो इस तरह से हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें पता चल गए, स्प्लिट कर लिया। तो ये हो गया हमारा u और थीटा हो गया v। अब हमने आपको बताया था सी आर इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो उसमें क्या था, एक टर्म होती है डेल यू बाई डेल आर, उसके सामने होती है 1/r डेल वी बाई डेल थीटा। तो हमने इन दोनों टर्म्स को मैंने यहाँ इवेलुएट किया और हमें पता चल गया कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरी हमारी टर्म होती है, ये इक्वेशन होती है एक्चुअली। तो हमने इधर डेल वी बाई डेल आर निकाला और दूसरी साइड मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो यू में क्योंकि थीटा नहीं है तो ये 0 हो गया है, वी में आर नहीं है तो ये 0 हो गया है ना। तो सिंपल डेरिवेशन है, मतलब डिफ्रेंसिएशन सिंपल है, तो ये 0 आ गए। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, तो हमारी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन एक चीज़ और है, इसने ऊपर कहा था कि एवरीवेयर तो एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे नहीं होंगी। तो ओरिजिन पे नहीं होंगी इसका क्या मतलब है, देखो ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन का मतलब है z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 का मतलब है x भी 0 होगा और y भी 0, मतलब x और y क्या होंगे 0,0। ठीक है, x और y दोनों 0 0 होंगे। तो ये इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब ये डेरिवेटिव्स तो हमें मिल गए, कंटिन्यूस तो हैं, लेकिन ये 1/r ये डेरिवेटिव कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा, जहाँ पे ये डिफाइंड ना हो। अगर डिनोमिनेटर में या 0 लिख दूँ r की जगह, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा ना। तो जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं होती। तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास हम बात कर रहे हैं, सॉरी मैंने यहाँ लिखा है सेटिस्फाइड एक्सेप्ट, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। सी आर इक्वेशन तो हर जगह सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन हमें देखना है डेरिवेटिव्स को। तो कंटिन्यूटी हमें 0 पे नहीं मिलेगी, क्योंकि 0 पे क्या हो जाएगा, जब r इक्वल टू 0 लेंगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, कि डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा 1/r। तो इस केस में r इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमें तो z इक्वल टू 0 पे देखना है। तो r इक्वल टू 0 क्या है, z इक्वल टू 0 पे r इक्वल टू 0 होता है। कैसे, ध्यान से समझिए, देखिए r क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और हम कह रहे हैं r इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दो संख्याओं का स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, तभी ये इक्वालिटी पॉसिबल है। तो r 0 का मतलब, और x और y दोनों 0, और इसका मतलब मैंने बताया आपको पहले से कि z 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि r जब 0 होगा तो हमारा फंक्शन ये डिफाइंड नहीं होगा डेरिवेटिव, तो हमें क्या होगा, कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। ओके, तो हमने क्या कहा था, डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। तो डेरिवेटिव जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, किस पे, r इक्वल टू 0 पे। और r इक्वल टू 0 का मतलब ही है ओरिजिन, बिकॉज वहाँ पे z 0 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख देंगे कि एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट दी ओरिजिन, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी, सी आर इक्वेशंस और कंटिन्यूटी। बट दोनों इक्वेशंस, दोनों कंडीशन r इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सब जगह है ना, r इक्वल टू 0 हमारा कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा कंटिन्यू एनालिटिक है, बट 0 पे ओरिजिन पे हमारे पास एनालिटिसिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसने एक चीज़ और कही थी इसमें कि इसका डेरिवेटिव भी निकालो। तो डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी था कि एफ डैश जेड कैसे निकालते हैं पोलर में, ई की पावर माइनस आई थीटा यू आर प्लस आई वी आर। तो ई की पावर माइनस आई थीटा लिखा, यू आर मतलब डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू रख दी हमने 1/r, और डेल वी बाई डेल आर तो हमारा कितना था 0, क्योंकि v था हमारा थीटा, तो इसका r के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 1/r हो गया, तो कितना मिला 1/r, और ये इसको नीचे ले गए तो e की पावर आई थीटा, और r e की पावर आई थीटा क्या होता है z, तो 1/z। ठीक है, तो डेरिवेटिव आ गया 1/z। तो इस तरह से हम शो करते हैं किसी फंक्शन की एनालिटिसिटी। ओके, अब टाइप
थर्ड पे आते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, और इसमें आपका डिफरेंशिएबिलिटी का रोल है, जो मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस की थी, उसका यहाँ पे बहुत रोल है। और जो मेथड में यहाँ सिखाऊंगी नॉन डिफरेंशिएबल का, यही मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था। तो देखिए समझते हैं क्या है। इसमें कहा जा रहा है शो दैट द फंक्शन दिस, ये फंक्शन डिफाइंड है किस पे, दैट नॉट इक्वल टू 0 पे, और 0 पे इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। हमें दिखाना है कि एनालिटिक नहीं है 0 पे, एनालिटिक नहीं है। ऑल्दो सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, मतलब सी आर इक्वेशंस तो सेटिस्फाइड हैं लेकिन फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ये दिखाना है। तो हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे हम कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो एनालिटिक नहीं होता। तो हम दिखाएंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है, इससे हम कह देंगे कि एनालिटिक भी नहीं है। तो अब डिफरेंशिएबल नहीं है ये कैसे दिखाएं। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, क्या होती है। अगर हमें किसी पॉइंट z नॉट पे देखना है, एफ डैश z नॉट, तो क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू 0, z टेंड्स टू z नॉट, सॉरी, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन z माइनस जेड नॉट, क्योंकि डेरिवेटिव क्या एक स्लोप है ना, स्लोप। तो फंक्शंस आपस में ये डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई फंक्शन मान लो ये एफ जेड है और ये मान लीजिए या ये जेड नॉट पे ले लें वैल्यू, ये जेड पे ले लें, तो इनका है ना, जैसे आप रियल के केस में करते थे, तो ये अगर ये वैल्यूज आ गई तो इनकी फंक्शन का डिफरेंस और ये हमारा जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंस, ओके। तो एक तरह से क्या है, स्लोप है, मतलब फंक्शन की इन पॉइंट्स पे वैल्यू का डिफरेंस और इस z और z नॉट का डिफरेंस, ठीक है। तो उस तरीके से ये डिफाइंड है जैसे रियल में होता था, उसी तरह की डेफिनेशन है। तो देखिए, तो इस डेफिनेशन को भी यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 पे बात हो रही है, तो z नॉट पे क्या रखा हमने 0, तो एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपॉन जेड माइनस 0 यहाँ से आ गया। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट डिफरेंट, और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम क्या करें, पहले हमने इसको लिख लिया 0 के अकॉर्डिंग, ये आ गया। अब एफ जेड की वैल्यू तो हमें ये दे रखी है ना फंक्शन में, देखिए ये जो हमें दे रखी है वैल्यू, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया माइनस एफ ज़ीरो कितना दे रखा है हमें 0, तो 0 रख दिया अपॉन जेड, तो क्या होता है x प्लस आई वाई माइनस 0, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ नहीं आएगा। तो अब ये क्या बन गया, जब ये तो 0 ही है तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में नीचे, तो ये इस तरह का फंक्शन आ गया। फिर x प्लस आई वाई ये से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक्स वाई स्क्वायर, ये देखिए हमारे पास आ गया लिमिट z टेंड्स टू 0 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये आ गया। अब यहाँ से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा स्टेप है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्या हमें यहाँ से क्या करना है, एक पाथ चूज़ करना है, हमें दिखाना लिमिट यूनिक है ना, या तो लिमिट यूनिक है एग्जिस्ट करने के लिए, या लिमिट यूनिक नहीं आएगी अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, पाथ चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो पाथ हम कैसे चूज़ करें, ये इंपॉर्टेंट है चूज़ करना। मैंने क्या किया है पहले बता दूं, मैंने क्या किया है, x की जगह रखा है एम वाई स्क्वायर, ठीक है। इससे रखने से हुआ क्या वो बताती हूँ, फिर ये कैसे चूज़ किया वो भी बताऊँगी। अब हमने x की जगह रखा है एम वाई स्क्वायर, तो हुआ क्या कि x की जगह जब एम वाई स्क्वायर रखा तो हम ये वैल्यू आ गई एम वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब x का स्क्वायर यहाँ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर मतलब y की पावर 4 आ गया, और प्लस y की पावर 4। तो आप देख सकते हो ऊपर भी y की पावर 4 है, ये भी है ये भी है, तो कॉमन ले लिया हमने तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या m, नीचे आ गया एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें y तो है नहीं। अब देखो एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे पहले तो मैं z लिख रही थी, अब यहाँ y आ गया, क्यों, क्योंकि जब हमने x को y के टर्म में लिखा तो पूरा का पूरा फंक्शन y के टर्म में डिपेंड कर रहा है ना, तो इसीलिए मैंने सिर्फ लिख दिया y टेंड्स टू 0, ओके। अब इसमें y तो है ही नहीं, तो सीधे कांस्टेंट की लिमिट तो वो कांस्टेंट ही हो जाता है, तो ये आ गई, ठीक है। तो अब ये m के टर्म्स में आ गई। अगर अब मैं m की वैल्यू चेंज कर दूँ, मान लो मैंने m ले लिया 1, तो मुझे ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2, फिर मैं ले लूँ m इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 ले लूँ तो क्या आ जाएगा 3/10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये जो वैल्यू है ये m पे डिपेंड कर रही है, m चेंज करते जा रहे हैं, अलग अलग आ रही है ना, लेकिन लिमिट की वैल्यू तो यूनिक होनी चाहिए, बट यूनिक नहीं है, m पे डिपेंड कर रही है, m चेंज करने से चेंज हो रही है। तो हमने यही लिखा है कि लिमिट जो है डिपेंड्स ऑन m, सो इट इज़ नॉट यूनिक, है ना, लिमिट इज़ नॉट यूनिक। तो लिमिट यूनिक नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एग्जिस्ट करने के लिए लिमिट का यूनिक होना जरूरी है, तो यूनिक नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है।
तो इसीलिए, और जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी इस तरह से डिफाइंड है लिमिट के टर्म्स में। तो ये एग्जिस्ट करती है लिमिट, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है z0 पर। तो ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो लिमिट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट z0, और z0 कितना है 0, तो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और जैसे मैंने ऊपर अभी रिजल्ट लिखा था कि डिफरेंशिएबल नहीं है का मतलब होता है एनालिटिक भी नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है 0 पे। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। लेकिन अब इसमें ये चीज़ बच गई कि मैंने यही क्यों लिया, यहाँ पे एम वाई या एम वाई क्यूब कुछ और क्यों नहीं लिया, यही कैसे ले लिया। तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस थी मेन, पर मैंने ये कैसे ली देखो। इसका एक तरीका है, एक रफ वर्क आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो क्या कि हम क्या करें, जो इस तरह की टर्म है आपके पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, प्लस में या माइनस में, तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया और इसको 0 के इक्वेट किया। तो क्या मिला मुझे, x² इक्वल टू माइनस वाई की पावर 4। इस माइनस को इग्नोर कर दो, इधर है x², इधर है y की पावर 4। ठीक, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x कितना आ जाएगा, y की पावर 2। ठीक है, माइनस, अब फिर आपका हो गया कि प्लस माइनस आएगा, तो मैं माइनस इग्नोर कर रही हूँ, तो x आ गया y²। ठीक, तो हमने क्या ले लिया, x इक्वल टू my²। ठीक है, हालांकि हम जब जनरल मैथमेटिक्स करते हैं तो वैसे माइनस इग्नोर नहीं करते हैं, बट क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ चूज़ करने की, आप कैसे चूज़ करोगे, तो उसके लिए ये तरीका क्या है कि आप x², मतलब जिसकी पावर कम हो ना, बेटर है उसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे x की पावर छोटी है, मैंने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, मान लीजिए आपके पास होता कुछ इस तरह से y³ प्लस x की पावर 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ y निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी पहले इसको एक बार क्लियर कर लो अच्छे से कि यहाँ से x² निकाला माइनस वाई की पावर 4, माइनस को इग्नोर किया, फिर x फाइंड किया। ठीक है, माइनस साइन नहीं लिया, तो x इक्वल टू y² मिला, तो मैंने यहाँ पे m और ले लिया, तो हमें ये मिल गया। मान लीजिए ये होता मेरे पास, तो मैं क्या करती, यहाँ पे इसको 0 के इक्वेट कर दिया, तो y³ आ जाता माइनस x की पावर 6, माइनस को इग्नोर कर दो, तो y आ जाता x²। तो हम इसका मतलब क्या ले लेते, हम यहाँ ले लेते y इक्वल टू mx²। ठीक है, तो जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे इस तरह से पाथ को चूज़ करेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से पाथ चूज़ किया गया और फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इस क्वेश्चन में इसने ये और कहा था हमसे कि CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होने के लिए देखिए क्या तरीका हमने अपनाया। एक तरीका तो ये था कि हम सीधे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते u और v को, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते u और v के, और दिखा देते डिफरेंशिएबल नहीं है ना। लेकिन किसी पॉइंट पे कह रहा है तो बेटर है आप इस तरह से करें, क्योंकि वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है कंटिन्यूटी दिखाने में। कंटिन्यूटी दिखाने में दिक्कत होगी डेरिवेटिव्स की, सॉरी कंटिन्यूटी तो दिखानी नहीं है, CR इक्वेशंस दिखानी है यहाँ पे, लेकिन पॉइंट में कहा जा रहा है। तो पॉइंट में प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि देखो ये अब हमारा जो फंक्शन है ना, इसमें डिनोमिनेटर में x और y की टर्म्स हैं ये, तो 0 पे जब आपको दिखानी होगी 0 पे, तो क्योंकि ये 0 पे सारी बात हो रही है, और यहाँ लिखा भी है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई एट दिस पॉइंट, तो जब 0 0 पुट करोगे तो ये डिफाइंड ही नहीं रहेगा। तो उसको हम छोड़ के, क्योंकि पॉइंट पे बात हो रही है, तो उस तरह से ना करके दूसरा तरीका है, और ये बहुत आसान तरीका है, और ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में यूज़ होगा और बहुत इजीली इसकी वैल्यू निकल जाती है। बस इसमें एक छोटी सी टर्म ये समझनी है कि ये क्या है, तो ये भी बहुत समझना आसान है। जैसे आप रियल के केस में करते हैं वही चीज़ है कि अगर आपको देखो, अगर हमें u के अलाउंग देखना है ना, मान लीजिए यहाँ फंक्शन की ये है, जब इस पे देख रहे हैं हम x एक्सिस पे, तो y तो 0 होता है, तो मान लीजिए ये है मेरा u(x,0), ये हो गया u 0 0, ये इस तरह से अगर मान लीजिए मेरा पॉइंट है, या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 0 0 ले लें, यहाँ मान लीजिए मैंने ले लिया u(x,0), ठीक है, क्योंकि पहले ओरिजिन लाई करता है, तो मैं इधर ले रही हूँ u(x,0). अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है चेंज इन u विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चेंज इन u विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, और हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप होता है। तो मतलब हम क्या करेंगे, फंक्शन के बीच का डिफरेंस, और फिर जिसमें चेंज हो रहा है, अगर x में चेंज हो रहा है तो x के बीच का डिफरेंस है ना, उन x के पॉइंट्स का डिफरेंस। तो फंक्शन में डिफरेंस का मतलब u(x0 माइनस u0 0). ठीक, अब चेंज किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, मतलब x की वैल्यू 0 है और इधर x है, तो x और 0 के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, x माइनस 0। ठीक है, और क्योंकि हम x से 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफाइंड है। ठीक, तो क्या किया, स्लोप की तरह देखा हमने,
मैंने यहाँ पे एक लाइन में इसलिए बना दिया है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ ux0 या 0 0, तो फंक्शन के बीच का डिफरेंस और करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ x था, यहाँ 0 है इसकी वैल्यू, हम इधर अप्रोच कर रहे हैं तो क्या हो गया, x - 0 इसका डिफरेंस हो गया और लिमिट हमारी x टेंड्स टू 0 रहेगी क्योंकि चेंज हम x के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो हमने ये लिख लिया, ठीक। इसी से पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। इस तरीके से मान लीजिए u की जगह v हो जाए तो u की जगह बस v कर देंगे, फॉर्मूला बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ऐसे ही अगर u का y के रेस्पेक्ट में देखना हो तो बस y कोऑर्डिनेट चेंज हो गया हमारे पास। तो क्या आ गया y कोऑर्डिनेट में कि जैसे हम अगर इधर देख लें, मैं यहाँ पे क्या हो गया, ये u 0 0 हो गया और ये हो गया मेरा u y 0 y, मतलब ये y एक्सिस पर होगा एक्चुअल में, पर मैंने पॉइंट लिख लिए हैं कि जब y में चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ y और इधर 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इसको अप्रोच करेगा तो क्या लिखेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे तो u 0 y माइनस u 0 0, और इधर है हमारे पास y और इधर है 0, तो y और 0 का डिफरेंस y - 0, और हम y से 0 की ओर अगर अप्रोच करेंगे तो ये क्या होगा, y टेंड्स टू 0, ठीक है। तो बस इसी तरह की डेफिनेशन है, बस वेरिएबल में चेंज हो, कोऑर्डिनेट चेंज हो गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर u की जगह v फंक्शन ले लिया जाए तो सेम रहेगा फॉर्मूला, बस u की जगह क्या आ जाएगा, v, तो क्या मिल जाएगा, डेल v ओवर डेल y। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव्स को लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ लिमिट एट पॉइंट 0 0, ठीक है। अब देखिए ये निकालना बहुत आसान है, पहले ये चारों लिख लीजिए, ये लिख लीजिए पहले चारों, इनके रेस्पेक्ट में इनको लिख लीजिए और इसको फटाफट लिख लेंगे। कैसे, अब u x, 0 कितना होगा, तो u हमें पता है ना, u कितना था हमारा, u, अच्छा मैंने इसमें लिखा नहीं है u क्या होगा, देखो u को मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, एक मिनट, इसको हम यहाँ रफ करते हैं जगह बनाने के लिए। देखिए तो अगर हम जो फंक्शन दिया है ये वाला, इसमें अगर हम u देखें तो क्या होगा, इसमें i के संग तो आ जाएगा वो v होगा, तो यह मिल जाएगा x² y² अपॉन u, क्या मिला मुझे, x² y² अपॉन x² प्लस y की पावर 4। ऐसे ही v मिल जाएगा, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x y क्यूब, ये हो गया x y क्यूब और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ठीक है। u और v लिख लें। अब क्या हो गया, देखो x, 0 का मतलब क्या है, y की जगह 0 रख दो, तो जब आप इसे y की जगह 0 रख दोगे तो ये क्या बन गया, 0 और ऊपर नीचे x², तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो u x, 0 0 हो गया। अब u 0 0 कैसे लिया, आपको दे रखा है ना कि f0 की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। देखो इधर मैं बता दूँ, f0 0 का मतलब है 0 प्लस i 0, ठीक है। तो ये u की वैल्यू हो गई, ये v की वैल्यू हो गई, तो ये क्या है, u की वैल्यू किस पे, 0 0 पे। इस 0 सिंगल 0 का मतलब क्या है एक्चुअल में, 0, 0, ठीक है। तो ये u की वैल्यू हो गई एट 0 0 और ये v की वैल्यू हो गई एट 0 0। तो u 0 0 भी क्या हो गया, 0, पुट कर दी वैल्यू तो 0 - 0 होता है ना, 0 अपॉन x 0 होता है, तो लिमिट पुट करते हैं 0 में तो 0 ही आ जाएगा। इस तरीके से हम आगे कर लेंगे। फी की निकालनी है v x, 0, तो v आपके सामने ये है, इसमें y की जगह 0 पुट कर दीजिए तो ये फिर से 0 हो जाएगा। v 0 0, सेम रीज़न जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि यहाँ u भी 0 है 0 पे और v भी 0 है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी 0 आ गई लिमिट। फिर 0, y, x की जगह 0 रखना है और y की जगह y, तो u में x की जगह 0 यहाँ y रहने दें तो ये फिर 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। विद द सेम रीज़न ये वाली लिमिट भी 0 आ गई, तो चारों डेरिवेटिव्स की वैल्यू हमें 0 मिल गई। CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, यही हमें दिखाना था कि CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है बट फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और नॉट एनालिटिक हमने दिखाया नॉट डिफरेंशिएबल शो करके। अब देखो ये मैंने दोनों पार्ट्स इस क्वेश्चन में कर दिए हैं, हो सकता है एग्जाम में आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे, आपसे कहे शो दैट फंक्शन इज नॉट एनालिटिक या फंक्शन फॉर दिस फंक्शन CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो अगर एक पार्ट पूछे तो आप एक ही पार्ट करना, बट मैंने यहाँ पे कवर करने के लिए दोनों ही आपको बता दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूव दैट दिस फंक्शन डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूस, CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड और डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। पिछले क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स थे, इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर से मैं कहूँगी आपको पूरी नॉलेज देने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया है। एग्जाम में डिपेंड करता है आपसे कौन सा पार्ट पूछा जाए, जो पूछा जाए आप उतना ही करिएगा, बट कंप्लीटनेस के लिए मैंने आपको बताया है। अब इसके देखो 3 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको एक ही पार्ट डिस्कस करूँगी क्योंकि नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है और ये फंक्शन डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं करता, ये सेम रीज़न है,
जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आप ये वाले टर्म्स लिख लेंगे डेरिवेटिव के, फिर लिमिट फाइंड करेंगे, तो वही हमने यहाँ लॉजिक यूज़ किया, सारा कॉन्सेप्ट आप निकाल के देख लीजिएगा, CR इक्वेशन सेटिस्फाइड आ जाएंगी। फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि f'(0) की वही फॉर्मूला लिख दिया, फिर ये पुट कर दिया, फिर हमने पाथ को चूज़ किया y = mx। कैसे चूज़ किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको 0 के इक्वेट करके देख लेना। तो जब ऐसे लिखा तो x² आ गया माइनस y², मैंने आपसे कहा था माइनस इग्नोर कर देना, दोनों साइड 1/2 पावर कर दो, तो x = क्या आ जाएगा y, तो हम क्या ले लेंगे x = my, ठीक। या मैं यहाँ से, क्योंकि सेम पावर है ना, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकती थी, तो y की वैल्यू निकालते तो y = x मिलता, तो y = mx ले लें, तो आप y = mx ले लें या x = my ले लें, आपको सेम मिलेगा, ठीक। तो इसको लेकर के यहाँ दिखा दिया गया कि लिमिट जो है m पे डिपेंड करेगी, तो फंक्शन लिमिट यूनिक नहीं होगी, तो यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो मतलब एनालिटिक नहीं होगा। तो ये सेम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वही बताऊँगी कि ये कंटिन्यूस है तो कैसे है। तो कंटिन्यूस देखो, f को कंटिन्यूस देखने के लिए हमें दिखाना होता है कि f में अगर u और v आ रहे हैं, फंक्शन u + iv है, तो u और v दोनों कंटिन्यूस है ना, तो f कंटिन्यूस आ जाएगा। तो पहले u और v को देखना होता है एक्चुअल में, और कंटिन्यूटी को भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है होता है ये। तो क्या किया, पहले हमने u और v चाहिए इसको, तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, विदाउट i वाले टर्म्स इन दोनों को एक साथ रखा ये, और i वालों को एक साथ रखा, तो ये u आ गया, ये v आ गया, ठीक। अब क्योंकि कंटिन्यूटी देखनी है और यहाँ पे तो नीचे एक्स वाई की टर्म है और 0 पे देखनी है, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ये तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी बल्कि। तो डायरेक्ट हम ऐसे नहीं देखते, हम क्या करें, पोलर फॉर्म की हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। तो u को पोलर फॉर्म में लिखा तो क्या आ गया, x की जगह r cos थीटा रखा, y की जगह r sin थीटा रखा, तो यहाँ पे ये आ गई टर्म, और x² + y² r² होता है, तो ये आ गया r², r³ कॉमन लेके कैंसिल किया तो ये मिल गया, ठीक है। ऐसे v को किया तो आपको बस ये मिल गया। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि z टेंड्स टू 0 पे r टेंड्स टू 0 होता है, ओके। तो हमें क्योंकि 0 पे देखनी है, z टेंड्स टू 0 पे लिमिट देखनी है, तो हम क्या देखेंगे, r टेंड्स टू 0 पे देखेंगे, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गए ना इसलिए। तो u की लिमिट 0 पे कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ 0 रख दें तो ये तो 0 हो गया, और 0 × समथिंग 0 ही होता है, ठीक है। और वैसे भी cos 0 1 हो रहा है, sin 0 0 हो रहा है, तो 0 × 1 0 हो गया, ठीक। तो u की लिमिट 0 आ गई, इस तरीके से v की लिमिट भी 0 आ गई, ठीक है। अब fz की लिमिट देखनी है, तो fz की लिमिट क्या होगी, fz की लिमिट का मतलब है हमें u + iv की लिमिट देखनी है, तो u + iv की लिमिट r टेंड्स टू 0 पे 0 है, तो इसीलिए fz की लिमिट भी r 0 पे 0 हो गई, और r 0 का 0 का मतलब z टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे बल्कि z भी लिख सकते थे क्योंकि यहाँ z लिखा हुआ है वेरिएबल। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 fz कितना आ जाएगा, इसकी लिमिट तो 0 आ गई। हाँ, एक चीज़ और, f0 और देखेंगे। अब f0 पे वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है 0, तो हमने क्या किया, fz की वैल्यू लिमिट देखी, z टेंड्स टू 0 पे, वो 0 आई, f0 की वैल्यू वो भी 0 आई, दोनों बराबर हैं, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूस है। क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, क्या बताया था मैंने कि लिमिट z टेंड्स टू z0 fz, ये लिमिट की वैल्यू निकालो, ठीक है, और एक f की वैल्यू z0 पे निकालो, ये दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल हों। तो हमने ये वाली वैल्यू निकाली, z टेंड्स टू 0 पे, यहाँ z0 की जगह 0 लिया, इसकी वैल्यू निकाली, और यहाँ z0 की जगह 0 लिया, तो हमने f0 की वैल्यू निकाली और दिखा दिया दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम आ गई, क्योंकि f0 0 था, इसकी लिमिट 0 आ गई, दोनों सेम आ गई, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना। तो जब सेम है तो हमने कहा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूस वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था इस क्वेश्चन में, बाकी तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, आप इसको कर लीजिएगा, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन और इस पर डिस्कस करना चाहूँगी, इसमें थोड़ा सा फंक्शन अलग तरह का तो है ही, लेकिन एक चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा की गई है जिसको मुझे बताना ज़रूरी है। क्या जा रहा है कि fz दे रखा है फंक्शन, इसमें भी 0 पे बात हो रही है, इसने कहा प्रूव दैट दिस fz माइनस f0 अपॉन z टेंड्स टू 0 as z टेंड्स टू 0 along any radius vector, ओके, बट नॉट एज z टेंड्स टू 0 इन एनी मैनर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कह रहा है, इसकी बात कर रहा है। पहले तो ये क्या है, ये तो वही लिमिट है ना जो हम f' z में लिखते हैं, f'0 हमने यही तो लिखा था पीछे कि लिमिट
z टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपॉन जेड माइनस 0 यानी कि z। तो ये तो वही टर्म है, एज जेड टेंड्स टू 0 मतलब ये चीज़, ये इसने यहाँ पे लिमिट ना लेकर के इसने ऐसे लिख दिया। तो ये कहना चाह रहा है कि जब आप ये टर्म फाइंड करेंगे डेरिवेटिव वाली जो आप निकाल रहे हैं बार बार, ये क्या होगी, ये 0 को अप्रोच करेगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। क्या कहना चाह रहा है 0 आए कब, अलॉन्ग रेडियस वेक्टर। ओके, तो पहली बात तो ये हुई। दूसरा ये कह रहा है ये एनालिटिक नहीं होगा, इन एनी मैनर मतलब हमेशा 0 को नहीं जाएगी, हमेशा इसकी लिमिट 0 नहीं मिलेगी, ठीक है, और फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं हम, एक एक करके करते हैं। इसने पहले जब एनी रेडियस वेक्टर की बात की तो ये थोड़ा नया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये इसका क्या मतलब है, इस लिमिट का मतलब तो यही है कि यही निकालना है जो हमने पहले 2 क्वेश्चंस में निकाला। तो पहले हमने इसी टर्म को लिख लिया, एफ जेड की वैल्यू रख दी, एफ 0 0 था, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई आ गई। तो बाकी क्वेश्चंस के तरह यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसने हमसे कहा था रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर का मतलब ये है आपको चूज़ करना है वाई इक्वल टू एम एक्स। बस ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि रेडियस वेक्टर जब कहे तो आप लेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स। ओके, तो वाई इक्वल टू एम एक्स हम लेंगे, तो हमने वाई की जगह एम एक्स पुट कर दिया, तो हमें क्या मिला, ये मिल गया। मतलब यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो ये x की पावर 4 हो गई, तो x की पावर 5 बन गया। इसमें से x कॉमन लिया, इसमें से x स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये टर्म आ गई। तो इसमें क्या हुआ कि ये तो कट गई पावर, यहाँ पे x की पावर 2 बचा। अब लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे क्योंकि x में आ चुका है ये, तो x टेंस टू 0 जब करेंगे तो लिमिट आ गई 0, ठीक है। तो अब हमने अभी वो पाथ चूज़ किया जो उसने कहा था कि अलॉन्ग रेडियस वेक्टर, ये लिया और हमारी 0 आ गई। तो ये यही समय कहना चाह रहा था कि आप जब इसकी लिमिट निकालोगे तो 0 को अप्रोच करेगा, तो वो 0 ही आ गया हमारा। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नॉट एनालिटिक दिखाना है तो हम अब क्या करेंगे, नॉट एनालिटिक में भी तो हम इसी की लिमिट निकालेंगे, लेकिन इसकी लिमिट निकालने के लिए और नॉट एनालिटिक दिखाने के लिए हम पाथ अपनी मर्जी से चूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना पाथ चूज़ करने का तरीका, तो हमने यहाँ पे पाथ चूज़ किया वाई इक्वल टू एम एक्स क्यूब। क्यों किया, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि आपको जो ये फंक्शन दे रखा है, ये वाला, ये जो फंक्शन दे रखा है, यानी कि जो ये हमारा पार्ट आया था, तो मैंने आपसे कहा था ना डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वल करो। तो जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में किया वही यहाँ पे करेंगे। तो y की पावर छोटी है तो y की वैल्यू क्या निकालोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 6, माइनस इग्नोर करो, y आ गया x की पावर 3। तो हमें चूज़ करना है y इक्वल टू एम एक्स क्यूब, ठीक है। तो पिछली ही टेक्निक की हेल्प से मैंने आपको बता दिया y इक्वल टू हो गया एम एक्स क्यूब। ओके, तो वही हमने यहाँ पुट कर दिया, लेकिन पुट करने से पहले थोड़ा सा काम और किया है मैंने इसमें, क्योंकि ये जो लिमिट निकालनी है हमें इसी की निकालनी है, तो ये इसके बराबर था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस आई कॉमन ले लिया यहाँ से, तो माइनस आई कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस आई वाई। आपको देखना है कि ये सही है कि नहीं, तो वापस मल्टीप्लाई करके देख लो। माइनस आई का मल्टीप्लाई करोगे एक्स में तो माइनस आई एक्स आएगा, माइनस आई का आई वाई में करोगे तो आई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस प्लस 1 तो प्लस वाई आएगा, वो ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ मुझे, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो गई है ना, ये आ गया हमारा माइनस आई एक्स प्लस आई वाई, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब जो आपने ये पाथ चूज़ किया है कि वाई इक्वल टू एम एक्स क्यूब, इसको पुट कर दिया, एक्स के टर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया तो एक्स टेंस टू 0 लिख देंगे जेड की बदले। अब ऊपर हो गया एक्स की पावर 6, नीचे भी दोनों टर्म्स में एक्स की पावर 6 है, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया। एम के टर्म्स में लिमिट आ गई, जो कि इसका मतलब क्या है, लिमिट यूनिक नहीं है क्योंकि लिमिट एम पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, देन नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। तो ये तो बाकी स्टेप्स तो पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आपने 2 चीज़ें नहीं सीखी। एक तो ये कि अलॉन्ग रेडियस वेक्टर कहेगा तो y इक्वल टू एम एक्स पाथ चूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो ये नई चीज़ थी आपके लिए। दूसरा ये कि इस तरह का अगर ये फंक्शन था y माइनस आई एक्स, तो आपने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेके सिंप्लीफाई कैसे किया, ये 2 चीज़ें आपने इसमें नहीं सीखी। अब टाइप 4 में मैंने अभी एक ही क्वेश्चन रखा है, वो क्या है कि अगर एफ जेड एनालिटिक हो और रियल एफ जेड कॉन्स्टेंट हो तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। अब रियल एफ जेड का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, मतलब एफ जेड को अगर हम ये लिखते हैं ना u प्लस आई वी, तो रियल पार्ट ये होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये कह रहा है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड कॉन्स्टेंट है, मतलब u कॉन्स्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो हमें ये दिखाना है कि फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा अगर ये u कॉन्स्टेंट है तो क्या किया हमने, और हमें दे रखा है फंक्शन एनालिटिक भी है, तो फंक्शन एनालिटिक है मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है, दोनों लिख लिए हमने। अब रियल पार्ट कांस्टेंट है मतलब u कांस्टेंट है, तो लिख लिया हमने u इक्वल टू c1 कांस्टेंट। तो जब c1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो मैंने क्या किया, डेल u बाई डेल एक्स निकाला। आप डेल u बाई डेल वाई भी निकाल सकते थे, मैंने डेल u बाई डेल एक्स निकाला, तो ये क्या आ गया 0। और डेल u बाई डेल एक्स तो किसके बराबर है, डेल v बाई डेल वाई के, बिकॉज ये एनालिटिक है।
तो इसकी जगह हमने ये रख दिया, तो डेल वी बाय डेल वाई क्या हो गया 0। तो अब v की वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो v इंटीग्रेशन किया तो v इससे तो v आ गया, 0 का 0 होता है, लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, तो v इक्वल टू आ गया कांस्टेंट। ओके, तो v की वैल्यू क्या रख दी हमने यहाँ पे, u प्लस आई वी होता है फंक्शन, तो u तो c1 था ऑलरेडी, तो v हमें मिल गया कांस्टेंट c2, तो c1 प्लस आई c2 तब दोनों ही कांस्टेंट है, तो फंक्शन क्या हो गया कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह से आप ये शो कर सकते हैं, ये तो हो गया, ये शो कर सकते हैं आप कि मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर आपके पास एफ जेड एनालिटिक है, ठीक, और इमेजनरी पार्ट एफ जेड कॉन्स्टेंट है, मतलब इमेजनरी पार्ट का मतलब है v, तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, ये आपको शो करना है। ठीक है, इसमें मैंने u को कांस्टेंट लिया था, v को कांस्टेंट दिखा के फिर कह दिया फंक्शन कांस्टेंट है। आप इसको खुद करके देखिएगा, ये हो गया आपके करने के लिए टू डू कि फंक्शन एनालिटिक है और v कांस्टेंट है, तो u कांस्टेंट आ जाएगा, जिससे फंक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इनको सीखने के बाद आप किसी भी बुक की एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और आई एम श्योर दैट आप एग्जाम में हर क्वेश्चंस कर पाएंगे एनालिटिसिटी पर बेस्ड। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हार्मोनिक फंक्शंस की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो टेक केयर, राधे राधे।